हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में आज हम पढ़ेंगे चीन की राजनीति के सामाजिक व आर्थिक दायरे। इसके बाद हम चीन के सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, फिर आर्थिक विशेषता पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। काहिन जी एच इनके अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के विषय में कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, उससे सोने दो, क्योंकि जब वह जगेगा तो पूरा संसार हिला देगा। पूरा संसार ही हिला देगा, यानी पूरा विश्व को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुव्यवस्था से जागने लगा, और यह नितांत सत्य है कि उससे जागरण ने विश्व का एक बार ही हिला दिया। यानी वास्तव में वो इतना छा गया कि जल्दी विकसित हुआ और आज विश्व में विकसित देशों से टक्कर ले रहा है। बृहत्तर चीन एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कोरिया की सीमा पर यालू नदी से लेकर वियतनाम की सीमा पर पेलुम नदी तक इसका विस्तार है। इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत की श्रेणियां और उत्तर पूर्व में सोवियत रूस है। हिमालय पर्वत चीन को भारत, भूटान और नेपाल से अलग करता है। बीजिंग इसकी राजधानी है। लगभग 1 अरब 30 करोड़ की विश्व की जनसंख्या वाला देश है। 1991 या 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह समस्त क्षेत्र 22 प्रांतों, 5 स्वायत्त देश क्षेत्रों, 4 नगर पालिकाओं और 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। चीन ताइवान को अपना 23वां प्रांत मानता है। यद्यपि ताइवान एक पृथक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है। पिछले लगभग 2 दशक से चीन जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को अपना रहा है। पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण के इस कार्यक्रम की गति आई है, और भारतीय अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीन जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने में सफल रहा है। ये विशाल क्षेत्र और जनसंख्या चीन को युद्ध तथा विस्तारवादी नीति अपनाने और विश्व राजनीति में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए दिशा में प्रेरित रही है। चीन एक बहुजातीय देश है, जिसमें हान अथवा चीनियों की प्रमुखता है। उसकी जाति हान नाम है। हान पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 93% हान जाति है। हान जाति, हान जाति। अथवा चीनियों की प्रमुखता है। पूरे देश की जनसंख्या 93% हान है। एक अन्य मूल जातियों में मंगोल, हुई, तिब्बती, कोरियन तथा मंचू आदि प्रमुख है। इसमें वो जातियां भी रहती हैं। चीन के विभिन्न जन समूहों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। फिर भी इसमें भाषा, संस्कृति तथा अन्य कारणों से एक सरता है। सभी जातियों को एक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान कर संविधान ने भी एक रास्ता को बनाए रखने में योग दिया है। चीन की मुख्य भाषा चीनी है। यद्यपि 150 अन्य भाषा और बोलियां भी चीन में प्रचलित है। चीन की 75% से अधिक जनसंख्या साक्षर है। भारत के ही समान चीन के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिनमें लगभग 75% जनसंख्या लगी हुई है। खनिज पदार्थों का चीन में बाहुल्य है। चीन के प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात से बनी मशीनें, मोटरें, जलयान, सीमेंट, कपड़ा, कागज, रबर के जूते इत्यादि
चीन के विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र की एक स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। पिछले कुछ दशकों से चीन ने आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही आज जब विश्व के अधिकांश देशों में साम्यवादी विलुप्त हो चुका है, चीन में आज भी साम्यवादी दल का आधिपत्य है। साम्यवाद जहां पे एक दल का ही शासन है, चीन में दूसरे दल कोई नहीं, सिर्फ एक दल है, वो है साम्यवाद। और साम्यवाद में ये होता है कि उसका नियंत्रण सरकार का सभी व्यापार मतलब कारखाना, कंपनियां, सब पर नियंत्रण सरकार का होता है। वो निजी को महत्व नहीं देते, उसको कहते हैं साम्यवाद। आर्थिक क्षेत्र में भी अब चीन ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। मुक्त व्यापार यानी मैंने पहले भी कहा, मुक्त व्यापार यानी आयात निर्यात कर दो, बिना टैक्स के आयात निर्यात, वो है मुक्त व्यापार। आज के विश्व में चीन को एक देश दो दर्शन विचारधारा का प्रतीक बताया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, आर्थिक क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था, ये अपनाया गया है। चीन की अब है सामाजिक व्यवस्था, इसमें तो थोड़ा सा परिचय है। तो चीन सभ्यता की गणना मिस्र, यूनान, बेबीलोन तथा भारत की तरह प्राचीन सभ्यता के रूप में की गई या की जाती है। चीन में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व उत्तर पाषाण युग तथा ईसा से 1500 वर्ष पूर्व ताम्र युग की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों का मत है कि ताम्र युग की सभ्यता का विकास चीन में ही स्वतंत्र रूप से हुआ था। पिछले लगभग 4000 वर्षों में चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक राजवंशों का शासन रहा है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जन्म भी चीन में ही हुआ है। कन्फ्यूशियस, ठीक ध्यान रखना, कन्फ्यूशियस। उन्होंने एक आदर्श समाज व राज्य की रचना पर बल देते हुए कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सरकार के प्रति वफादार रहो तथा ख्याति प्राप्त करो। ये चीन अपने आदर्श समाज को ये बात कही है। चीन के प्राचीन साहित्य, दर्शन तथा धार्मिक परंपराओं पर कन्फ्यूशियस का विशेष प्रभाव लक्षित है। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तथा माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। माओ मार्क्स व लेनिन से प्रभावित था, यानी माओ मार्क्स और लेनिन से प्रभावित था तथा प्रत्येक वस्तु का साम्यवादी दृष्टिकोण से विवेचन करता था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आस्था रखता था। वही है कि संघर्ष द्वारा ही हम अपना जीवन अच्छा पा सकते हैं। वाद, प्रतिवाद और संवाद, जैसे कि मार्क्स ने कहा था, वह संघर्ष को विकास का आधार मानता है। उसका मत है कि समाजवादी समाज में भी विरोध और संघर्ष निरंतर बना रहता है। माओ ने सतत क्रांति पर बल दिया है। सितंबर 1976 में माओ का देहावसान हो गया। उसके पश्चात चीन के सत्ता के संघर्ष हुआ और कुओ बैग को चीन का प्रधानमंत्री एवं साम्यवादी का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारंभ में माओवादी पर चलने के पश्चात उसमें संशोधन करना प्रारंभ कर दिया तथा राजनीतिक गुटबंदी के कारण उसे प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। डेंग जियाओपिंग शासन सत्ता ऐसे ही राजनीतिक गुटबंदी के कारण प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। डेंग जियाओपिंग के शासन सत्ता संभालने के पश्चात चीन उद्योग, विज्ञान, तकनीकी एवं कृषि आदि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ने लगा। चीन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर डेंग जियाओपिंग का प्रभाव बढ़ता रहा था और फरवरी 1997
1997 में उसकी मृत्यु तक बना रहा। उसका दृष्टिकोण व्यापक तथा व्यवहारिक होने के कारण वे चीन साम्यवादी दल पर छाए रहे। उन्होंने चीन की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत अधिक प्रयास किए तथा समाजवाद एवं बाजार अर्थव्यवस्था में एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया। डेंग जियाओपिंग के बाद 2002 ईस्वी तक जियांग जेमिन ने चीन की शासन सत्ता का संचालन किया और अब हु जितांग को या हु जिताओ ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम देखते हैं चीन की सामाजिक व्यवस्था में कुछ प्रमुख विशेषता। तो पहली विशेषता चीन की सामाजिक आर्थिक दोनों हमें पढ़नी है। ये तो परिचय था, कैसा उनका क्षेत्रफल था, क्या था, वो सारी बातें हमें चीन की देखनी पड़ेगी। लेकिन चीन में कौन कौन से राजा आए, कौन रहा, कौन निरंकुश रहा, माओवाद, लेनिनवाद और ये सब आए, तो कैसे किसने आगे चलकर क्या क्या व्यवस्था की। तो आज हम पढ़ेंगे चीन की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। पहली विशेषता बताइए, विविध राष्ट्रीयता। इसमें पढ़ते हैं चीन में अनेक राष्ट्रीयता है, उनमें 94% हान जाति के, पहले भी पढ़ चुके हम, ये चीन के समस्त भूभाग पर फैली हुई है। अन्य जातियों से, तभी तो विविध राष्ट्रीयता आई है, अन्य जातियों से अधिक समृद्ध है। उनके अलावा भी चीन में चौहान, हुई, मंगोल, तिब्बती, मांचू, थाई, कोरियाई जातियां प्राचीन काल से ही चीन पर एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ विविध धर्मों के अनुयायी थे। यहाँ के लोग कन्फ्यूशियस के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। चीन में बौद्ध, ईसाई एवं इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। साम्यवादी धर्म को अफीम मानते थे क्योंकि वह व्यक्ति को भाग्यवाद का पाठ पढ़ाता था। यानी अफीम की नशा मानते थे कि ये धर्म कुछ भी नहीं है। कौन? साम्यवादी पार्टी। तथा संघर्ष के विमुख रखता है, यानी भगवान पे आस्था रखे धर्म के तो संघर्ष नहीं करता, व्यक्ति उनके भरोसे बैठ जाता है। चीनी संविधान में व्यक्तियों को धर्म का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन धर्म का प्रचार करने का अधिकार नहीं है। यानी चीनी संविधान में व्यक्तियों को धर्म का तो विरोध करने का अधिकार, धर्म का विरोध वो कर सकते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ धर्म का प्रचार कर सकते हैं। चीन में अब नास्तिकता के प्रति निरंतर आकर्षण बढ़ रहा है। यानी वो ज्यादातर नास्तिक है, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो अपने मेहनत और अपने बल पर ही विश्वास करते हैं। चीन के संविधान में सभी जातियों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी को अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा का पूर्ण अधिकार है। चीन में अनेक प्रकार की लिपियां हैं, लेकिन चीनी पिकिंग लिपि को ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। चीन में अनेक क्षेत्रों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें बातचीत करने में बहुत कठिनाई होती है। चीन में भाषा, साहित्य, कला आदि का प्रमुख लक्ष्य समाजवादी विचारों का प्रचार करना है। उनकी मान्यता है कि सच्ची सांस्कृतिकता या सच्ची सांस्कृतिक स्वतंत्रता समाजवादी व्यवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। वहां समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप साहित्य सृजन की भी स्वतंत्रता प्रदान की है। यानी स्वतंत्रता किसके दी है? संस्कृति को, और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए भाषा की, लेकिन धर्म के नाम पे कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार से चीन की सामाजिक व्यवस्था में ये विविध राष्ट्रीयता का बात या पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरी विशेषता है परिवार की स्थिति, यानी सामाजिक व्यवस्था में परिवार की कैसी स्थिति है। चीन में
प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज है, जैसे हमारे भारत में है। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का संरक्षक या मुखिया होता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। परिवार में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे होता था तथा उसका प्रमुख कार्य परिवार के सदस्यों की सेवा करना होता था। विवाह माता पिता की इच्छा से होता था तथा विवाह के उपरांत पति की सेवा करना स्त्री का प्रमुख कर्तव्य था। रखेल तथा बहुपत्नी जैसी कुप्रथा के कारण समाज में स्त्रियों की स्थिति अधिक सम्मानजनक नहीं थी। लेकिन 1949 में जब साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो क्रांति का प्रभाव परिवार पर भी पड़ा। स्त्रियों को शोषण से मुक्त प्रदान करने के लिए उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए गए। यानी 1949 के बाद स्त्रियों की ये स्थिति सुधरने लग गई। विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा रखेल प्रथा और बहुपत्नी प्रथा को गैर कानून घोषित कर दिया गया। 49 से पहले थी, ध्यान रखना। आज चीन में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष या समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। स्त्रियां सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान काम करती है। वह चीन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था। यह शिक्षा व्यवस्था कैसी है? चीन की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत केवल धनी वर्ग के लोग ही शिक्षा से लाभान्वित हो सकते थे। निर्धन वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिन था। लेकिन 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के पश्चात शिक्षा के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। चीनी साम्यवादी दल यह चाहता था कि चीन के नागरिक साम्यवादी दल द्वारा स्थापित आदेशों की प्राप्ति में सक्रिय रूप से भाग ले। ये कार्य शिक्षा से ही संभव हो सकता है। अशिक्षा व निरक्षरता को समाप्त करके लोगों को उच्च व तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए गए तथा देश के नव युवकों को साम्यवादी विचारों में डालने के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए। सरकार ने शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया। सरकार तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टि से लाभप्रद शिक्षा प्रदान करना चाहती है। आज चीन में वैज्ञानिक और चिकित्सकों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। आज चीन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है। चीन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तथा आज चीन के अधिकांश जनता साक्षर है। यानी जैसे जैसे ये चलाई गई व्यवस्था वैसे वैसे चीन की व्यवस्था अच्छी होने लग गई। लेकिन 1949 साम्यवादी की क्रांति के बाद चौथी है व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन में चीनी संविधान का प्रमुख लक्ष्य जनता की सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास करना है ताकि व्यक्ति में पूंजीवाद की भावना समाप्त करके सामाजिक दायित्व की भावना का विकास किया जा सके। माओ चीन में परंपरागत बुजुर्गा संस्कृति की जगह समाजवादी और साम्यवादी संस्कृति का विकास करना चाहता था। माओ से तुंग के शब्दों में विश्व में समस्त साहित्य एवं कला निश्चित वर्गों से संबंध रखती है और उन पर राजनीति का भी गहरा प्रभाव होता है। हमारा समस्त साहित्य व कला आम जनता के लिए और सर्वप्रथम मजदूरों, किसानों व सैनिकों के लिए, उन्हें मजदूरों, किसानों और सैनिकों के लिए ही बनाया गया है तथा ये उन्हीं के उपयोग के लिए। चीनी नेताओं का मानना है कि कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता साम्यवादी व्यवस्था अथवा वर्ग विहीन समाज में संभव हो सकता है। यानी कोई वर्ग नहीं होगा,
सभी एक जैसे होंगे, कोई जाति वर्ग नहीं होगा। चीन की पूर्व व्यवस्था में साधारण जनता के लिए त्योहार की खुशी मनाने के साधन थे और वे उसी माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं। वहाँ 1 जनवरी को नव वर्ष त्योहार मनाया जाता है। लोग पकवान बनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। चीन में चिंगमिंग के त्योहार को भी दिन लोग शमशान भूमि में जाकर आवश्यक वस्तु का दान करते हैं तथा वही बैठकर भोजन करते हैं। चीन में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। चीन में लोग अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं जिसमें ताश, शतरंज, पतंगबाजी आदि प्रमुख है। आजकल चीन में फुटबॉल, बास्केटबॉल खेल खेलते हैं। वॉलीबॉल यानी कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि भी खेले जाते हैं। चीन के प्रमुख शहरों में संगीत एवं नाटकों की भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आजकल पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया जाता है। रेडियो एवं टेलीविजन जैसे साधनों का आम जनता व सरकार के मध्य संपर्क के रूप में साधन बनाए जा सकते हैं। लास्ट है सेना की भूमिका। चीन के संबंध में लुसियट बाई ने लिखा है कि विश्व के अन्य किसी भी देश में सैनिकों के इतने लंबे समय तक राजनीति को इतने अधिक रूप में प्रभावित नहीं किया जितना कि चीन ने किया। आधुनिक चीन में राजनीतिक सेना व सैनिक पदाधिकारियों के इर्द गिर्द घूमती है। चीन में लंबे समय से विरोधी का दमन करके एवं शत्रु के देश के आक्रमण का मुकाबला करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साम्यवादी क्रांति के बाद सैनिक नेताओं ने सैनिक नियंत्रण समिति, सैनिक व प्रशासनिक समिति के माध्यम से चीन पर शासन किया है। सांस्कृतिक क्रांति के समय में ही जन स्वतंत्रता सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। 1973 में साम्यवादी दल के 10वें अधिवेशन का उद्देश्य सेना व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साम्यवादी दल का नियंत्रण स्थापित करना था। दल की केंद्रीय समिति तथा राजनीतिक समिति में सेना का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया, परंतु फिर भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सैनिक अधिकारी बने हैं। माओ की मृत्यु के बाद कुओफेंग को भी सैनिक सहायता लेनी पड़ी थी तथा उन्हें सेना का समर्थन प्राप्त था। आज भी चीनी साम्यवादी दल के महत्वपूर्ण पदों पर सैनिक पदाधिकारी का बाहुल्य है। कुल मिलाकर सेना के भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निभाते हैं वो चीनी जो लोग सेना को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। पदाधिकारी भी, उनका अधिकार भी बहुत ज्यादा है। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों चीन की आर्थिक व्यवस्था।